हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10th फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसके बाद उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे और चारों ऑप्शन में से हम लोग उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 2 से आप काट सकते हैं, तो जब 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। 2 दो बार आया इसलिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसके बाद गुना 5 लिख दीजिए और क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। और अब हम लोग ऑप्शन में मिलाते हैं, यानी कि 2 का पावर 2 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है ना। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि 140 का भाज्य गुणनखंड करने के बाद जो आया वह ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वह 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। तो बताना कि ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है। px का शून्यकों की संख्या निकालना है तो हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो लाइन होगा जितना बार कट करेगा वह उसका शून्यकों की संख्या होगा। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में कोई भी ऐसा लाइन कट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 होगा, है ना। यदि कट करता तो हम लोग कुछ लिख सकते थे, एक बार कट करता तो 1 लिखते, 2 बार कट करता तो 2 लिखते, है ना। जैसा कि अगर हम बोले कि इस प्रकार से ग्राफ होता तो एक बार कट किया तो 1 लिखते। ठीक है, फिर अगर इसी ग्राफ को और आगे बढ़ा दे, 2 बार कट किया एक्स एक्सिस को तो इसको 2 लिखते हैं ना। लेकिन अगर फिगर में देखा जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कोई भी ऐसा लाइन जो है कट नहीं किया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, यानी कि चर का अधिकतम घात 2 रहेगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा सही होने वाला है। तो यदि ऑप्शन ए को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 2x को x में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं 2x इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -6x आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद -1 इंटू एक्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो -x आ जाएगा और -1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आएगा। ठीक है, बराबर दे दीजिए। बराबर किधर देखेंगे, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो हम लोगों को x स्क्वायर को ही देखना है और इसके बाद और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x इंटू -1 करेंगे तो -x आएगा। ठीक है, 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x आ जाएगा प्लस में, और 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 आएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर छोड़ देते हैं और बराबर में इधर x स्क्वायर है, इधर ले आते हैं तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटा देंगे तो एक x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग ऑप्शन ए को यदि सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2, है ना। पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चर का अधिकतम घात यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा वह एक प्रकार का द्विघात समीकरण होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे पूछा भी है कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऑप्शन बी नहीं होगा
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें एक्स का अधिकतम घात 2 नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी में देख सकते हैं चर का अधिकतम घात 3 आ गया, इसलिए इस प्रकार का हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन यदि पूछता है तो आप दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। चाहे तो आप tan को cot में चेंज कर सकते हैं या फिर cot को tan में भी चेंज कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे हम tan को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25 डिग्री, है ना। tan 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25 डिग्री, और बटा में cot 25 डिग्री है तो लिख सकते हैं cot 25 को 25 ही छोड़ देते हैं क्योंकि उसको तो चेंज किए नहीं है। देख सकते हैं 90 में से अगर 25 डिग्री को यदि घटा देंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा और थीटा का स्थान पे कितना 25 डिग्री, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cot, ठीक है, थीटा, और थीटा का स्थान पे कितना 25 डिग्री, तो 25 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। और बट्टा में कितना है cot 25 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। cot 25 से cot 25 कैंसल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन बी में ही 1 है, ठीक है। और इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन में आपको 1 या फिर 0 ही आपको देखने को मिलेगा आंसर, ठीक है। बट आप लोग वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तब ऑप्शन की तरफ चलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 के लिए सर्व अंतर ज्ञात करें, ठीक है। सर्व अंतर ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। सर्व अंतर का मतलब होता है कोई भी अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए, ठीक है। और सर्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, चाहे तो आप 10 में से 4 को घटा दीजिए तो भी आंसर सही होगा, ठीक है, या फिर 16 में से 10 को घटा दीजिए। इसका मतलब क्या चीज़ कि कोई भी अगला पद में से जस्ट उसके पिछला पद को घटा दीजिए, वही सर्व अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 में से 4 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 10 में से यदि 4 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह जो एपी है, इस एपी का सर्वांतर जो होगा वह 6 होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा, ठीक है। तो इसका मतलब वृत्त का आधा जब होगा तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का मतलब वृत्त का आधा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से भाग दे सकते हैं, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है ना। यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसका हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होता है, ठीक है। चाहे तो 2 होगा या फिर चाहे तो 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा उसका अभाज्य गुणनखंड में यदि इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी जो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसको काट लेंगे, है ना। यदि कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए को यह कट रहा है 3 से, ठीक है। तो 3 दूना 6 लिख सकते हैं और 3 पद से क्या लिख सकते हैं 15, यानी कि 3 से कट सकता है तो 2/5 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है
उसमें आप देख सकते हैं केवल 5 आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा और ऑप्शन ए का ही दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा, है ना। आप इसको सॉल्व भी करेंगे, डिवाइड भी देंगे तो दशमलव के बाद जाने के बाद यह कट जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली कट जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बी का तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 343 का जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 7 7 आएगा, ठीक है, तो बी तो कैंसिल आउट हो गया। डी तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया क्योंकि 2 भी है 5 भी है, इसके अलावा 7 भी हो गया, ठीक है। और आप सी को भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपका 5 आएगा और इसके अलावा कुछ और नंबर आ सकता है, ठीक है, तो यानी कि सी भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा और ऑप्शन ए का दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं 6/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का मौसा क्या होगा, है ना, यानी कि इन तीनों संख्या का मौसा बताना है। तो मौसा निकालना बहुत ही आसान है। तो आप लोग चाहे तो भाग विधि से भी बना सकते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को हम लोग क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं, तो 6 को सबसे पहले 2 से काटेंगे 3 आएगा, ठीक है, तो और 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और 72 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 72 को यदि काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काट दीजिए, ठीक है, तो कितना बार में कटेगा 3 दूना 6, 3 फिर 6 दूना 12, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए 18 आएगा, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए 9 आएगा, फिर 3 से काट दीजिए फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 120 को यदि आप काटेंगे तो 120 में क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 60 आएगा, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए फिर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद 5 से काटेंगे तो 3 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो HCF का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है, तीनों में कॉमन का मतलब तीनों में मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तीनों में क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, तो एक 2 मिल रहा है, तीनों में 2 है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या चीज़ तीनों में 2 है, एक 2 यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, और 3 भी यानी कि तीनों में है, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब कि इसका जो HCF होगा दैट मीन्स जो मौसा होगा वह क्या होगा 2 गुना 3, है ना, तो 2 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इसलिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि आप तीनों का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा, ठीक है। तो शून्यक निकालना बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए 4u², ठीक है, प्लस 8u और शून्यक का मतलब होता है बराबर में 0 लिख दीजिए और यहाँ से जो चर होगा उसका मान निकाल दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन देखने को मिल सकता है, 4u दोनों में कॉमन है तो 4u कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या बचेगा u बचेगा और प्लस में इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4u भी 0 के बराबर है तो 4u बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं u+2 भी जो है वो भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप u का मान निकाल दीजिए तो हो जाएगा क्या 0/4 मतलब 0 और यहाँ से u का मान निकाल देंगे तो प्लस में 2 बराबर का उस साइड जाएगा तो -2 होगा, ठीक है। तो यानी कि u का 2 मान निकल गया 0 और -2। बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में ही है 0 और -2, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक आपको हम फार्मूला बताते हैं, बहुत ही आसान फार्मूला है, ठीक है। वह फार्मूला होता है x², ठीक है, माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शून्यकों का योग x² तो फार्मूला में ही होता है, माइनस का माइनस लिख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, फार्मूला में x होता ही है, ठीक है।
और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है यदि विविक्तर डी 0 से छोटा हो, ठीक है, तो इनमें बताना है कि मूल क्या होगा, ठीक है। तो डी का 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे चैप्टर 4 में, ठीक है। वह क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है डी यदि 0 के बराबर हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो मूलों का अस्तित्व होता है और मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। दूसरा जानते हैं कि डी 0 से बड़ा हो, यानी कि डी का मान निकालेंगे 0 से जब बड़ा आएगा तो मूलों का अस्तित्व भी होगा, वास्तविक संख्या भी मूल होंगे और दोनों असमान होंगे, यानी कि ऑप्शन सी है ना। और इसके बाद तीसरा जो कंडीशन जो था वह डी जो होगा वह 0 से जब छोटा होगा, इसका मतलब डी का जो मान आएगा वह माइनस में आएगा, तो वहाँ पे जो मूलों का जो अस्तित्व होगा ही नहीं और मूल का जो मान जो निकलने वाला है, यानी कि जो मूल जो निकलने वाले है ना, वह क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। इसलिए बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो कोसेक थीटा का फार्मूला ही पूछ दिया है, और कोसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं एच बाई पी, है ना, यानी कि एच बाई पी होता है। एच का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, और पी का मतलब होता है लंब, इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब होता है, इसका मतलब एच बाई होता है पी, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है और साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है दिए गए आकृति में डी ई समांतर बी सी है, ठीक है, तो इसमें ए डी का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटा लिख सकते हैं डी बी, ठीक है, ए डी बटा क्या लिख सकते हैं डी बी लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं ए ई बटा लिख सकते हैं ई सी, ठीक है, ए ई बटा क्या लिख देंगे ई सी। अब जिसका मान दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। ए डी का मान देख सकते हैं कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए डी को चाहे तो ए डी छोड़ दीजिए या फिर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद डी बी का मान दिया हुआ है 7.2, ठीक है, बराबर में दे दीजिए। ए ई का मान दिया हुआ है 1.8, ठीक है, और इसके बाद देख सकते हैं कितना दिया हुआ है और 5.4 दिया हुआ है, ठीक, तो 5.4 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों सेम डेसिमल में है, तो आप डेसिमल को हटा दीजिए, इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 18 या 54, है ना, तो कितना आ गया 1/3। तो x का मान कैसे निकाल सकते हैं देख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं 1/3 है यहाँ, और देख सकते हैं 7.2 जो है यहाँ डिवाइड में है, भाग में है, बराबर को उधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 7 पॉइंट कितना 2, ठीक है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। तो 24 या कितना होता है 72, यानी कि 2 पॉइंट कितना आने वाला है 4, बात समझ में आ रही है, 2.4 आएगा। और इसके बाद ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 2.4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी बिंदु P x, y की मूल बिंदु 0 की दूरी निम्न में से कौन है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो दूरी सूत्र जो फार्मूला होता है वह होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट P दिया हुआ है और यहाँ पे x जो होगा x1 का काम कर जाएगा और y जो होगा y1 का काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो O जो पॉइंट है या 0 पॉइंट जो दिया हुआ है तो यह काम कर जाएगा x2 का और यह काम करेगा y2 का, ठीक है। अब इसको दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है उसमें वैल्यू को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं ठीक है। तो x2 का काम कर रहा है 0 तो 0 हो गया, ठीक है, और x1 का काम कर रहा है x तो x लिख दिए, यानी कि 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ इसी प्रकार से y का भी होगा 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है और कुछ करना नहीं है।
अब बताइए जीरो में से एक्स घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसके बाद वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो देखिए फार्मूला क्या आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी गलत होगा क्योंकि वह फार्मूला होता है, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद 16 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा जो फार्मूला होता है वह होता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा जो फार्मूला होता है वह होता है कॉस थीटा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का जो मतलब होता है किसी वृत्त के दो त्रिज्या से जो बनता है क्षेत्रफल उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो छोटा जो एरिया होता है उसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, और बड़ा वाला को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो जो लघु त्रिज्यखंड होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है थीटा बटा 360 डिग्री, और होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अगर हम छोटा जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल जो फार्मूला पता है, ठीक है, और यह दोनों पार्ट जो होता है वृत्त का होता है, तो वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। बटा में एक ले लेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, एक और 360 का एलसीएम कितना हो जाएगा 360। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और 360 इंटू हो जाएगा तो 360, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या होगा थीटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सेम लिख दिए। तो आप देख सकते हैं दोनों में से क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो कॉमन दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो पाई आर स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या बच जाएगा 360 बच जाएगा, और माइनस में थीटा बच जाएगा, और बटा में 360 डिग्री बचेगा, है ना। यानी कि क्या ऑप्शन में मिल रहा है, तो मिल रहा है 360 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री और इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि बोला जाए जो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वह ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्योंकि आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसको वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, ठीक है। जब घटा दिए तो कुछ इस प्रकार से आया 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा में 360 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन है, ठीक है। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 40 और 60 का वर्ग चिन्ह क्या है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों अंतराल को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 100 को जब 2 से भागा दे दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में ही 50 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। तो टोटल गेंद कितना हो गया 8, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो इसमें बोल रहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यादृच्छया का मतलब होता है बिना देखे उस थैले में से एक गेंद निकाल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि जब गेंद जो होगा जो निकाला गया जो गेंद है वह लाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थैले में 3 लाल गेंद है, ठीक है। और प्रायिकता इक्वल टू जो फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा में होता है कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम का मतलब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, मतलब जो गेंद हम लोग निकाल रहे हैं, और कुल परिणाम का मतलब जो टोटल गेंदों की संख्या, ठीक है। तो जो हम लोग निकाल रहे हैं वो लाल गेंद निकाल रहे हैं, और लाल गेंद कितना है टोटल 3 है। और टोटल गेंद की अगर बात की जाए लाल और काली दोनों मिला के तो टोटल 8 है। इसलिए प्रायिकता जो होगा वह हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो 3/8 प्रायिकता हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है
किसी परिमेय संख्या का हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शांत आवर्ती, है ना। वह जो परिमेय संख्या होगा, उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह होगा शांत आवर्ती। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। तो आपको बताना कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वह होता है सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सी बाई ए, है ना। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन वाला सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है भाजक बराबर भाज्य बटा भागफल माइनस में बोला है कि क्या होगा, क्या शेषफल होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं भाज्य बराबर, ठीक है। तो भाज्य बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है भाजक, ठीक है, भाजक गुना भागफल। भाजक गुना क्या होता है, भागफल होता है, और प्लस में होता है शेषफल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, भाज्य, ठीक है। और देख सकते हैं शेषफल जो है यह प्लस में है, बराबर किधर भेज दीजिए तो वह माइनस में होगा, है ना। तो माइनस में शेषफल हो गया, और इधर क्या बच जाएगा, आपका बचेगा भाजक गुना, ठीक है, भाजक गुना क्या बचेगा, भागफल, ठीक है, भाजक गुना भागफल, ठीक है। एक और क्या काम कर सकते हैं, भाजक बराबर पूछा है क्योंकि आप देख सकते हैं भाजक बराबर है, तो यह जो गुना में भागफल है उसको हम लोग इधर भेजेंगे तो बटा में चला जाएगा, मतलब भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो बटा में क्या लिख देंगे, भागफल। बात समझ में आ रही है। यानी कि भाजक बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो भाजक बराबर आ जाएगा भाज्य माइनस शेषफल और बटा में आ जाएगा भागफल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या चीज़ है, शेषफल के बटा में भी भागफल होगा, लेकिन यहाँ शेषफल के बटा में भागफल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ रही है। क्योंकि शेषफल जब जीरो होगा तो भाज्य में से जीरो घटा देंगे तो भाज्य बचेगा, और बटा में क्या बचेगा, भागफल। इसीलिए बोल सकते हैं इसका जो ऑप्शन जो होगा वह जीरो होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। शेषफल नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सॉल्व किए तो उसमें शेषफल आ रहा है, बट शेषफल के बटा में भी भागफल आ रहा है, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं इसका जो आंसर होगा वह जीरो होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, ठीक है। तो उनके जो संगत कोण होंगे वह बराबर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोण की बात बोला है, अगर भुजाओं की अगर बात करता तो समानुपाती लिखते, ठीक है, क्योंकि जब भी समरूप होता है तो उनके जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, वह समानुपाती होता है, ठीक है। बट यहाँ पे किसकी बात बोला है, कोण की बात बोला है, इसलिए कोण जो होंगे वह बराबर होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी, ठीक है, उसका प्रथम पद दिया हुआ है 5 और सार्वंतर बोला है 2, ठीक है। तो इसका अगला पद बताना है, ठीक है। तो प्रथम पद दिया हुआ है, अगला पद मतलब क्या, a2 का मान निकालना है। तो a2 बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस क्या जानते हैं, डी। तो a का मान दिया हुआ है 5 और d का मान कितना है 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, इसलिए अगला पद जो होगा वह 7 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एपी के प्रथम पद दिया हुआ है 7, सार्वंतर भी दे दिया है 3 और एन का मान भी दिया हुआ है 8, तो एन का मान निकालना है, ठीक है। तो एन बराबर एक फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जानते हैं डी, ठीक है। ए का मान पता है 7 है और एन का मान दिया हुआ है 8, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मान कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 7 प्लस और 8 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7, 7 गुना 3 कर दीजिए 21 आ जाएगा, और 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो यानी कि आप इसमें कितना भर देंगे 28, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, तो उसे बोला है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जैसा कि एक वृत्त है और इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा आप ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं एक ही बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है।
तो यहाँ पे कितना बार आ जाएगा 1। और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, जैसा कि हम लोग थेल्स थ्योरम से जानते हैं। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन नंबर 28 है बिल्कुल थेल्स थ्योरम ही दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, वह विभाजित करती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर अगर थीटा कोण बना रहा है तो आपको बताना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है शंकु के छीनक का आयतन बताना है। ठीक है, तो शंकु के छीनक का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट होगा, यह गलत है। ठीक है गाइज, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 49 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।